प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी। इसका परिचय देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित शतरंज के खिलाड़ी कहानी अक्टूबर 1924 में माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सन 1977 में इस कहानी पर प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत राय ने फिल्म बनाई थी। यह कहानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। कहानी में लखनऊ के नवाब वालिद अली शाह के शासनकाल 1847 से 1856 तक का वर्णन किया गया है, जब देश में ब्रिटिश राज स्थापित था। अंग्रेजों ने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए पूंजीवादी व्यवस्था को जन्म दिया और सामंतवाद को बढ़ावा दिया। कहानी में उस समय का वर्णन है जब राजा और प्रजा दोनों ही विलासिता के रंग में डूबे थे। यह काल सामंतवादी पतन का काल था। कहानी में प्रेमचंद ने इसी सामंतवादी व्यवस्था पर प्रहार किया है, इसलिए यह भारतीय नवजागरण की प्रतीक मानी जाती है। कहानी के दो मुख्य पात्र हैं, मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली, जो सांकेतिक रूप से सामंतवादी शासन का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें जनता की पुकार और घर परिवार से कोई मतलब नहीं था। दोनों शतरंज के खेल के व्यसनी थे। शतरंज की लत में उन्हें अपनी बेगमों के गुस्से की भी परवाह न थी। बीवियों ने घर में शतरंज खेलने से मना किया तो वे गोमती के किनारे एक मस्जिद में शतरंज खेलने लगे। उनके सामने अंग्रेजी फौज आई और नवाब वाजिद अली शाह को गिरफ्तार करके ले गई, लेकिन इस बात का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि अपने बादशाह की रक्षा करना उन दोनों का नैतिक कर्तव्य था। अपना राजनीतिक और मुख्य कर्तव्य भूलकर दोनों शतरंज खेलते रहे और एक दूसरे को मौत के घाट उतार दिया। अंग्रेजों ने भारतीय समाज की इसी कमजोरी का फायदा उठाया और अपना शासन स्थापित कर लिया। कहानी में अत्यंत सरल भाषा शैली का प्रयोग किया गया है। भाषा में उर्दू शब्दों, मुहावरों और कहावतों की अधिकता है। मुख्य पात्र तो उर्दू में ही बोलते हैं। वर्णनात्मक शैली के माध्यम से लेखक ने लखनऊ के वातावरण, मुख्य पात्रों मिर्जा और अमीर की हैसियत, पारिवारिक वातावरण तथा उनकी मनोस्थितियों का सजीव चित्रण किया है। अब कहानी का खंड 1 शुरू करते हैं। वाजिद अली शाह का समय था। लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े, अमीर गरीब सभी विलासिता में डूबे हुए थे। कोई नृत्य और गान की मजलिस सजाता था तो कोई अफीम की पिनक ही में मज़े लेता था। जीवन के प्रत्येक विभाग में आमोद प्रमोद का प्राधान्य था। शासन विभाग में, साहित्य क्षेत्र में, सामाजिक व्यवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधों में, आहार विहार में स्वतंत्र विलासिता व्याप्त हो रही थी। राज कर्मचारी विषय वासना में, कविगण प्रेम और विरह के वर्णन में, कारीगर कला बत्तू और चिकन बनाने में, व्यवसायी सुरमे, इत्र, मिस्त्री और उबटन का रोजगार करने में लिप्त थे। सभी की आंखों में विलासिता का मद छाया हुआ था। संसार में क्या हो रहा है इसकी किसी को खबर न थी। बटेर लड़ रहे थे। तीतरों की लड़ाई के लिए पाली बदी जा रही है। कहीं चौसर बिछी हुई है, पौ 12 का शोर मचा हुआ है, कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ है। राजा से लेकर रंग तक इसी धुन में मस्त थे। यहाँ तक कि फकीरों को पैसे मिलते तो वे रोटियां न लेकर अफीम खाते या मादक पीते। शतरंज, ताश, गंजीफा खेलने से बुद्धि तीव्र होती है, विचार शक्ति का विकास होता है, पेचीदा मसलों को सुलझाने की आदत पड़ती है। ये दलीलें जोरों के साथ पेश की जाती थी। इस संप्रदाय के लोगों से दुनिया अब भी खाली नहीं है। इसलिए अगर मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते थे तो किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती थी। दोनों के पास मौरूसी जागीरें थी। जीविका की कोई चिंता न थी। घर बैठे चखौतियाँ करते थे, आखिर और करते ही क्या। प्रातःकाल दोनों मित्र नाश्ता करके बिसात बिछाकर बैठ जाते, मुहरे सज जाते और लड़ाई के दांव पेच होने लगते थे। फिर खबर न होती थी कि कब दोपहर हुई, कब तीपहर, कब शाम। घर के भीतर से बार बार बुलावा आता था कि खाना तैयार है। यहाँ से जवाब मिलता, चलो आते हैं। दस्तरख्वान बिछाओ। यहाँ तक कि बावर्ची विवश होकर कमरे में ही खाना रख जाता था और दोनों मित्र दोनों काम साथ साथ करते थे। मिर्जा सज्जाद अली के घर में कोई बड़ा बूढ़ा न था, इसलिए
उन्हीं के दीवान खाने में बाजियां होती थी। मगर यह बात न थी कि मिर्ज़ा के घर के और लोग उसके व्यवहार से बहुत खुश हों। घरवाली का तो कहना ही क्या, मोहल्ले वाले, घर के नौकर चाकर तक नृत्य द्वेषपूर्ण टिप्पणियां किया करते थे। बड़ा मनहूस खेल है, घर को तबाह कर देता है, खुदा न करे किसी को इसकी चाट पड़े। आदमी दीन दुनिया किसी के काम का नहीं रहता, न घर का न घाट का। बुरा रोग है। यहाँ तक कि मिर्ज़ा की बेगम साहबा को इससे इतना द्वेष था कि अवसर खोज खोज कर पति को लताड़ती थी, पर उन्हें इसका अवसर मुश्किल से मिलता था। वह सोचती रहती थी, तब तक बाजी बीत जाती थी, और रात को जब सब सो जाती थी तब कहीं मिर्ज़ा जी घर में आते थे। हाँ, नौकरों पर वह अपना गुस्सा उतारती रहती थी। क्या पान मांगे हैं, कह दो, आकर ले जाएं। खाने की भी फुर्सत नहीं है, ले जाकर खाना सिर पर पटक दो, खाएं चाहे कुत्ते को खिलावें। पर रूबरू वह कुछ न कह सकती थी। उनको अपने पति से उतना मलाल न था जितना मीर साहब से। उन्होंने अपना नाम मीर बिगाड़ू रख छोड़ा था। शायद मिर्ज़ा जी अपनी सफाई देने के लिए सारा इल्ज़ाम मीर साहब ही के सिर थोप देते थे। एक दिन बेगम साहिबा के सिर में दर्द होने लगा। उन्होंने लौंडी से कहा, जाकर मिर्ज़ा साहब को बुला ला, किसी हकीम के यहाँ से दवा लावें, दौड़ जल्दी कर। लौंडी गई तो मिर्ज़ा जी ने कहा, चल अभी आते हैं। बेगम का मिजाज गर्म था। इतनी ताप कहाँ कि उनके सिर में दर्द हो और पति शतरंज खेलता रहे। चेहरा सुर्ख हो गया। लौंडी से कहा, जाकर कहा अभी चलिए, नहीं तो वह आप ही हकीम के यहाँ चली जाएंगी। मिर्ज़ा जी बड़ी दिलचस्प बाजी खेल रहे थे। 2 ही किस्तों में मीर साहब की मौत हुई जाती थी। झुझला कर बोले, क्या ऐसा दम लबों पर है, जरा सब्र नहीं होता? मीर, अरे तो जाकर सुन ही आइए ना, औरतें नाजुक मिजाज होती हैं। मिर्ज़ा, जी हाँ, चला क्यों न जाऊँ, 2 किस्तों में आपकी मात होती है। मीर, जनाब इस भरोसे न रहिएगा, वह चाल सोची है कि आपके मुहरे धरे रहें और मात हो जाए। पर जाइए सुन आइए, क्यों खामखा उनका दिल दुखाइएगा। मिर्ज़ा, इसी बात पर मात ही करके जाऊंगा। मीर, मैं खेलूंगा ही नहीं, आप जाकर सुन आइए। मिर्ज़ा, अरे यार जाना पड़ेगा हकीम के यहाँ, सिर दर्द खाक नहीं है, मुझे परेशान करने का बहाना है। मीर, कुछ भी हो, उनकी खातिर तो करनी ही पड़ेगी। मिर्ज़ा, अच्छा एक चाल और चल लूँ? मीर, हरगिज नहीं, जब तक आप सुन न आएंगे मैं मुहरे में हाथ ही न लगाऊंगा। मिर्ज़ा साहब मजबूर होकर अंदर गए तो बेगम साहब ने त्योरियां बढ़ाकर लेकिन कराते हुए कहा, तुम्हें निगोड़ी शतरंज इतनी प्यारी है, चाहे कोई मर ही जाए पर उठने का नाम नहीं लेते। नौज कोई तुम जैसा आदमी हो। मिर्ज़ा, क्या कहूँ, मीर साहब मानते ही न थे। बड़ी मुश्किल से पीछे छुड़ा कर आया हूँ। बेगम, क्या जैसे वह खुद निखट्टू हैं वैसे ही सबको समझते हैं? उनके भी तो बाल बच्चे हैं, या सबका सफाया कर डाला? मिर्ज़ा, बड़ा लती आदमी है, जब आ जाता है तब मजबूर होकर खेलना पड़ता है। बेगम, दुत्कार क्यों नहीं देते? मिर्ज़ा, बराबर के आदमी हैं, उम्र में दर्जे में मुझसे 2 अंगुल ऊँचे, मुलाहिजा करना ही पड़ता है। बेगम, तो मैं ही दुत्कार देती हूँ, नाराज़ हो जाएंगे, हो जाएं। कौन किसी की रोटियां चढ़ा देता है? रानी उठेंगी, अपना सुहाग लेंगी। हरिया, बाहर से शतरंज उठा ला। मीर साहब से कहना, मियाँ अब न खेलेंगे, आप तशरीफ़ ले जाइए। मिर्ज़ा, हाँ हाँ, कहीं ऐसा गजब भी न करना। जलील करना चाहती हो क्या? ठहर हरिया, कहाँ जाती है? बेगम, जाने क्यों नहीं देते? मेरा ही खून पिए जो उसे रोके। अच्छा, उसे रोका, मुझे रोको तो जानूँ। यह कहकर बेगम साहिबा झल्लाई हुई दीवान खाने की तरफ चलीं। मिर्ज़ा बेचारे का रंग उड़ गया। बीबी की मिन्नतें करने लगे, खुदा के लिए तुम्हें हजरत हुसैन की कसम है, मेरी ही मैयत देखे जो उधर जाए। लेकिन बेगम ने एक न मानी। दीवान खाने के द्वार तक गई, पर एकाएक पर पुरुष के सामने जाते हुए पांव बद से गए। भीतर झांका, संयोग से कमरा खाली था। मीर साहब ने 2-1 मुहरे इधर उधर कर दिए थे और अपनी सफाई जताने के लिए बाहर टहल रहे थे। फिर क्या था, बेगम ने अंदर पहुंचकर बाजी पलट दी। मुहरे कुछ तख्त के नीचे फेंक दिए, कुछ बाहर, और किवाड़ अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी। मीर साहब दरवाजे पर तो थे नहीं, मुहरे बाहर फेंके जाते थे। चूड़ियों की झनक भी कान में पड़ी। फिर दरवाज़ा बंद हुआ तो समझ गए बेगम बिगड़ गईं। चुपके से घर की राह ली। मिर्ज़ा ने कहा, तुमने गजब किया।
बेगम: अब मीर साहब इधर आएँ तो खड़े खड़े निकलवा दूंगी। इतनी लौ खुदा से लगाते वो वली हो जाते। आप तो शतरंज खेलें और मैं यहाँ चूल्हे चक्की की फिक्र में सिर खपाऊँ। जाते हो हकीम के यहाँ के अब भी तामुल है। मिर्जा घर से निकले तो हकीम के घर जाने के बदले मीर साहब के घर पहुँचे और सारा वृतांत कहा। मीर साहब बोले, मैंने तो जब मुहरे बाहर आते देखे तभी ताड़ गया, फौरन भागा। बड़ी गुस्सेवार मालूम होती हैं, मगर आपने उन्हें यूँ सिर पर चढ़ा रखा है, यह मुनासिब नहीं। उन्हें इससे क्या मतलब कि आप बाहर क्या करते हैं? घर का इंतजाम करना उनका काम है। दूसरी बातों से उन्हें क्या सरोकार? मिर्जा: खैर यह तो बताइए अब कहाँ जमा होगा? मीर: इसका क्या गम है, इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है, बस यहीं जमे। मिर्जा: लेकिन बेगम साहिबा को कैसे मनाऊंगा? जब घर पर बैठा रहता था तब तो वह इतनी बिगड़ती थी, यहाँ बैठक होगी तो शायद जिंदा न छोड़ेंगी। मीर: अजी बिकने भी दीजिए, 2-4 रोज में आप ही ठीक हो जाएंगी। हाँ, आप इतना कीजिए कि आज से जरा तन जाइए। दूसरा खंड। मीर साहब की बेगम किसी अज्ञात कारण से उनका घर से दूर रहना ही उपयुक्त समझती थी, इसलिए वह उनके शतरंज प्रेम की कभी आलोचना न करती थी, बल्कि कभी कभी मीर साहब को देर हो जाती तो याद दिला देती थी। इन कारणों से मीर साहब को भ्रम हो गया था कि मेरी स्त्री अत्यंत विनयशील और गंभीर है। लेकिन जब दीवान खाने में बिसात बिछने लगी और मीर साहब दिन भर घर में रहने लगे तो बेगम साहबा को बड़ा कष्ट होने लगा। उनकी स्वाधीनता में बाधा पड़ गई। दिन भर दरवाजे पर झांकने को तरस जाती। उधर नौकरों में भी कानाफूसी होने लगी। अब तक दिन भर पड़े पड़े मक्खियाँ मारा करते थे। घर में चाहे कोई आए चाहे कोई जाए, उनसे कुछ मतलब न था। 8 पहर की धौंस हो गई। कभी पान लाने का हुक्म होता, कभी मिठाई लाने का, और हुक्का तो किसी प्रेमी के हृदय की भांति नित्य जलता ही रहता था। वे बेगम साहबा से जा कर कहते, हुजूर, मियाँ की शतरंज को तो हमारे जी का जंजाल हो गई। दिन भर दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ गए। यह भी कोई खेल है कि सुबह को बैठे हो शाम ही कर दी? घड़ी याद घड़ी दिल बहलाव के लिए खेल खेलना बहुत है। खैर, हमें तो कोई शिकायत नहीं, हुजूर के गुलाम हैं, जो हुक्म होगा बजा ही लाएंगे। मगर यह खेल मनहूस है, इसका खेलने वाला कभी पनपता नहीं। घर पर कोई न कोई आफत जरूर आती है। यहाँ तक कि एक के पीछे मोहल्ले के मोहल्ले तबाह होते देखे गए हैं। सारे मोहल्ले में यही चर्चा होती रहती है, हुजूर का नमक खाते हैं। अपने आका की बुराई सुन सुन कर रंज होता है, मगर क्या करें। इस पर बेगम साहबा कहती, मैं तो खुद इसको पसंद नहीं करती, पर वह किसी की सुनते ही नहीं, क्या किया जाए। मोहल्ले में भी 2-4 पुराने ज़माने के लोग थे। वे आपस में भांति भांति के अमंगल की कल्पनाएं करने लगे। अब खैरियत नहीं। जब हमारे रईसों का यह हाल है तो मुल्क का खुदा ही हाफिज है। यह बादशाहत शतरंज के हाथों तबाह हो गई। आसार बुरे हैं। राज्य में हाहाकार मचा हुआ था। प्रजा दिन दहाड़े लूटी जाती थी। कोई फरियाद सुनने वाला न था। देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खींची चली जाती थी और वह बेश्याओं में, भाड़ों में और विलासिता के अन्य अंगों की पूर्ति में उड़ जाती थी। अंग्रेज कंपनी का ऋण दिन दिन बढ़ता जाता था। कमली दिन दिन भीग कर भारी होती जाती थी। देश में सुव्यवस्था न होने के कारण वार्षिक कर भी न वसूल होता था। रेजिडेंट बार बार चेतावनी देता था, पर यहाँ लोग विलासिता के नशे में चूर थे। किसी के कान में जूं न रेंगती थी। खैर, मीर साहब के दीवान खाने में शतरंज होते कई महीने गुजर गए। नए नए नक्शे हल किए जाते, नए नए किले बनाए जाते, नित्य नई व्यूह रचना होती। कभी कभी खेलते खेलते झोड़ हो जाती, तू मैं तक की नौबत आ जाती, पर शीघ्र ही दोनों मित्रों में मेल हो जाता। कभी कभी ऐसा भी होता कि बाजी उलट दी जाती। मिर्जा जी उठकर अपने घर चले जाते, मीर साहब अपने घर में जा बैठते, पर रात भर की निद्रा के साथ सारा मनोमालिन्य शांत हो जाता। प्रातःकाल दोनों मित्र दीवान खाने में आ पहुँचते थे। एक दिन दोनों मित्र बैठे शतरंज की दलदल में गोते खा रहे थे कि इतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुंचा। मीर साहब के होश उड़ गए। यह क्या बला सिर पर आई? यह तलबी किस लिए हुई है? अब खैरियत नहीं नजर आती। घर के दरवाजे बंद कर लिए। नौकरों से बोले, कह दो घर में नहीं है। सवार, घर में नहीं तो कहाँ है? नौकर, यह मैं नहीं जानता, क्या काम है? सवार, काम तुझे क्या बताऊंगा, हुजूर से तलबी है। शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए हैं। जागीरदार है कि दिल लगी। मोर्चे पर जाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। नौकर,
अच्छा तो जाइए, कह दिया जाएगा। सवार: कहने की बात नहीं है, कल मैं खुद आऊँगा, साथ ले जाने का हुक्म हुआ है। सवार चला गया। मीर साहब की आत्मा कांप उठी। मिर्जा जी से बोले, कहिए जनाब, अब क्या होगा? मिर्जा: बड़ी मुसीबत है, कहीं मेरी भी तलबी भी न हो फिर। मीर: कमबख्त कल फिर आने को कह गया है। मिर्जा: आफत है और क्या, कहीं मोर्चे पर जाना पड़ा तो बेमौत मरे। मीर: बस यही एक तदबीर है कि घर पर मिलो ही नहीं। कल से गोमती पर कहीं बिराने में नक्शा जमे, वहाँ किसे खबर होगी? हजरत आकर आप लौट जाएंगे। मिर्जा: वल्लाह आपको खूब सूझी, इसके सिवाय और कोई तदबीर नहीं है। इधर मीर साहब की बेगम उस सवार से कह रही थी, तुमने खूब धत्ता बताया। उसने जवाब दिया, ऐसे गावदियों को तो चुटकियों पर नचाता हूँ, इनकी सारी अक्ल और हिम्मत तो शतरंज ने चल ली, अब भूल कर भी घर पर न रहेंगे। खंड 3। दूसरे दिन से दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े होते, बगल में एक छोटी सी दरी भी दबाए, डिब्बे में गिलोरियाँ भरे, गोमती पार की एक पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते, जिसे शायद नवाब आसफ दौला ने बनवाया था। रास्ते में तंबाकू, चीलम और मदरियाँ ले लेते और मस्जिद में बहुत पहुँच दरी बिछा हुक्का शतरंज भरकर शतरंज खेलने बैठ जाते थे। फिर उन्हें दीन दुनिया का भी फिक्र न रहती थी। किस्त, सह आदि 2-1 शब्दों के सिवा मुंह से और कोई वाक्य नहीं निकलता था। कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र न होता होगा। दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नान बाई की दुकान पर खाना खाते और एक चिलम हुक्का पीकर फिर संग्राम क्षेत्र में डट जाते। कभी कभी तो उन्हें भोजन का भी ख्याल न रहता था। इधर देश की राजनीतिक दशा भयंकर होती जा रही थी। कंपनी की फौजें लखनऊ की तरफ बढ़ती चली जाती थी। शहर में हलचल मची हुई थी। लोग बाल बच्चों को लेकर देहातों में भाग रहे थे, पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इसकी जरा भी फिक्र न थी। वे घर से आते तो गलियों में होकर डर था कि कहीं किसी बादशाही मुलाजिम की निगाह न पड़ जाए, जो बेकार में पड़ने जाए। हजारों रुपए सालाना की जागीर मुफ्त में ही हजम करना चाहते थे। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडहर में बैठे शतरंज खेल रहे थे। मिर्जा की बाजी कुछ कमज़ोर थी। मीर साहब को किस्त पर किस्त दे रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। यह गोरों की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी। मीर साहब: अंग्रेजी फौज आ रही है, खुदा खैर करे। मिर्जा: आने दीजिए, किस्त बचाइए। लो यह किस्त। मीर: ज़रा देखना चाहिए, यही आड़ में खड़े हो जाएं। मिर्जा: देख लीजिएगा, जल्दी क्या है, फिर किस्त। मीर: तोप खाना भी है, कोई 5000 आदमी होंगे, कैसे कैसे जवान हैं, लाल बंदरों के से मुंह हैं, सूरत देखकर खौफ मालूम होती है। मिर्जा: जनाब हिले न कीजिए, ये चकमे किसी और को दीजिएगा, यह किस्त। मीर: आप भी अजीब आदमी हैं, यहाँ तो शहर पर आफत आई हुई है और आपको किस्त की सूझी है। कुछ इसकी भी खबर है कि शहर घिर गया तो घर कैसे चलेंगे? मिर्जा: जब घर चलने का वक्त आएगा तो देखा जाएगा, यह किस्त बस अब की सह में मात है। फौज निकल गई। 10 बजे का समय था, फिर बाजी बिछ गई। मिर्जा बोले, आज खाने की कैसे ठहरेगी? मीर: अजी आज तो रोज़ा है, क्या आपको भूख ज़्यादा मालूम होती है? मिर्जा: जी नहीं, शहर में न जाने क्या हो रहा है। मीर: शहर में कुछ न हो रहा होगा, लोग खाना खा खा कर आराम से सो रहे होंगे। हुजूर नवाब साहब भी ऐशगाह में होंगे। दोनों सज्जन फिर जो खेलने बैठे तो 3 बज गए। अब कि मिर्जा जी की बाजी कमज़ोर थी। 4 का गजर बज ही रहा था कि फौज की वापसी की आहट मिली। नवाब वाजिद अली शाह पकड़ लिए गए थे और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान को लिए जा रही थी। शहर में न कोई हलचल थी, न मारकाट। एक बूंद भी खून नहीं गिरा था। आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से इस तरह खून बहे बिना न हुई होगी। यह वह अहिंसा न थी जिस पर देवगण प्रसन्न होते हैं, यह कायरपन था जिस पर बड़े बड़े कायर भी आंसू बहाते हैं। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी बना चला जाता था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। यह राजनीतिक अधः पतन की चरम सीमा थी। मिर्जा ने कहा, हुजूर नवाब साहब को जालिमों ने कैद कर लिया है। मीर: होगा, यह लीजिए सह। मिर्जा: जनाब जरा ठहरिए, इस वक्त इधर तबीयत ठीक नहीं लगती। बेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे। मीर: रोना ही चाहिए, यह ऐश वहाँ कहाँ नसीब होगी, यह किस्त। मिर्जा:
किसी के दिन बराबर नहीं जाते। कितनी दर्दनाक हालत है मीर। हाँ सो तो है ही। यह लो फिर किस्त, बस अब की किस्त में मात है, बच नहीं सकते। मिर्जा, खुदा की कसम आप बड़े बेदर्द हैं। इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता? हाय गरीब वाजिद अली शाह। मीर, पहले अपने बादशाह को तो बचाइए, फिर नवाब का मातम कीजिएगा। यह किस्त और यह मात लाना हाथ। बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई। उनके जाते ही मिर्जा ने फिर बाजी बिछा दी। हार की चोट बुरी होती है। मीर ने कहा, आइए नवाब साहब के मातम में एक मरसिया कह डालें। लेकिन मिर्जा की राजभक्ति अपनी हार के साथ लुप्त हो चुकी थी। वह हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हो रहे थे। खंड 4। शाम हो गई। खंडहर में चमगादड़ों ने चीखना शुरू किया। अबाबिले आ आकर अपने अपने घोंसले में चिमटी पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे, मानो दो खून के प्यासे सुरमा आपस में लड़ रहे हों। मिर्जा जी 3 बाजियां लगातार हार चुके थे। इस चौथी बाजी का भी रंग भी अच्छा न था। वह बार बार जीतने का दृढ़ निश्चय करके संभल कर खेलते थे, लेकिन एक न एक चाल ऐसी बेढब आ पड़ती थी जिससे बाजी खराब हो जाती थी। हर बार हार के साथ प्रतिकार की भावना और उग्र होती जाती थी। उधर मीर साहब मारे उमंग के गजले गाते थे, चुटकियां लेते थे, मानो कोई गुप्त धन पा गए हों। मिर्जा जी सुन सुनकर झुंझलाते और हार की झेप मिटाने के लिए उनकी दाद देते थे। ज्यों ज्यों बाजी कमज़ोर पड़ती थी, धैर्य हाथ से निकलता जाता था। यहाँ तक कि वह बात बात पर झुंझलाने लगे, जनाब आप चाल बदला न कीजिए। यह क्या कि चाल चले और फिर उसे बदल दिया। जो कुछ चलना हो एक बार चल दीजिए। या आप मोहरे पर ही क्यों हाथ रखते हैं? मोहरों को छोड़ दीजिए। जब तक आपको चाल न सूझे मोहरा छूइए ही नहीं। आप एक एक चाल आधे घंटे में चलते हैं, इसकी सनद नहीं। जिसे एक चाल चलने में 5 मिनट ज़्यादा लगे उसकी मात समझी जाए। फिर आपने चाल बदली, चुपके से मोहरा वहीं रख दीजिए। मीर साहब का फर्जी पिट्टा था। बोले, मैंने चाल चली ही कब थी मिर्ज़ा? आप चाल चल चुके हैं, मोहरा वहीं रख दीजिए, उसी घर में। मीर, उस घर में क्यों रखूं? मैंने हाथ से मोहरा छोड़ा ही कब था? मिर्ज़ा, मोहरा आप कयामत तक न छोड़ें तो क्या चाल ही न होगी? फर्जी पिटते देखा तो धांधली करने लगे। मीर, धांधली आप करते हैं। हार जीत तकदीर से होती है, धांधली करने से कोई नहीं जीतता। मिर्ज़ा, तो इस बाजी में आपकी मात हो गई। मीर, मुझे क्यों मात होने लगी? मिर्ज़ा, तो आप मोहरा उसी घर में रख दीजिए जहाँ पहले रखा था। मीर, वहाँ क्यों रखूँ? नहीं रखता। मिर्ज़ा, क्यों नहीं रखिएगा? आपको रखना होगा। तकरार बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी टेक पर खड़े थे। न यह दबता था न वह। अप्रासंगिक बातें होने लगी। मिर्ज़ा बोले, किसी ने ख़ानदान में शतरंज खेली नहीं, तब तो इसके कायदे जानते। वे तो हमेशा घास छिला किए। आप शतरंज क्या खेलिएगा? रियासत और ही चीज़ है। जागीर मिल जाने ही से कोई रईस नहीं हो जाता। मीर, क्या घास आपके अब्बा जान छीलते होंगे? यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आ रहे हैं। मिर्ज़ा, अजी जाइए भी। गाजीउद्दीन हैदर के यहाँ बावर्ची का काम करते करते उम्र गुजर गई, आज रईस बनने चले हैं। रईस बनना कुछ दिल लगी नहीं है। मीर, क्यों अपने बुजुर्गों के मुंह पर कालिक लगाते हो? वे बावर्ची का काम करते होंगे। यहाँ तो बादशाह के दस्तरख्वान पर खाना खाते चले आए हैं। मिर्ज़ा, अरे चल चरकटे, बहुत बढ़ बढ़ कर बातें न कर। मीर, जबान संभालिए वरना बुरा होगा। मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं हूँ। यहाँ तो किसी ने आंखें दिखाई कि उसकी आंखें निकाली है। हौसला? मिर्ज़ा, आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं तो फिर आइए, आज 2-2 हाथ हो जाए, इधर या उधर। मीर, तो यहाँ तुमसे दबने वाला कौन है? दोनों दोस्तों ने कमर से तलवारें निकाल ली। नवाबी जमाना था, सभी तलवार पेश कब्ज कटार वगैरह बांधते थे। दोनों बिलासी थे पर कायर न थे। उनमें राजनीतिक भावों का अधः पतन हो गया था। बादशाह के लिए, बादशाहत के लिए क्यों मरे, पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव न था। दोनों ने पैंते बदले, तलवारें चमकी, छपाछप की आवाज़ें आईं। दोनों जख्म खाकर गिरे और दोनों ने वहीं तड़प तड़प कर जाने दे दी। अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों से एक बूंद आंसू न निकला, उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। अंधेरा हो चला था, बाजी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासनों पर बैठे हुए मानो इन दोनों वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खंडहर की टूटी हुई मेहराबें, गिरी हुई दीवारें और धूल धूसित
मीनारें इन लाशों को देखती और सिर धूनती थी। इसी के साथ ये कहानी समाप्त हुई। हरिओम।